हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर लर्निंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू कर दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका हम एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी किस तरीके से होती है। हमने प्रॉपर डायग्राम देखा था, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, एनाटॉमिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या यूज है। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हम अपने लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था वो विद इन अ मिनट आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे चैप्टर का कंटेंट क्या है, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हमें किस किस टॉपिक्स पे बात करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ये हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस की एनाटॉमी आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़नी है 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन, देन स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेरिटोनियम, ठीक है। चलो फिर हम बात करेंगे, क्या हमने ये तुम्हें पहले ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करते हैं वही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें कौन कौन से आते हैं, सेलेवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ठीक है। चलो आज हम बात करने वाले हैं अपना एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस। अब देखो, जैसे हम हमेशा एज यूजुअल चीज़ों को पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, हम तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम आपको क्या बताते हैं, कंटेंट ऑफ टॉपिक, जिससे तुम्हें वो पूरा टॉपिक याद रहे कि भाई उस टॉपिक में हमें क्या क्या पॉइंट्स पे काम करना है, क्या क्या पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है। तो सेम बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कंटेंट ऑफ ईसोफेगस, मतलब हमें ईसोफेगस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो बच्चे, तुम्हें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए, ईसोफेगस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, तुम्हें उसकी वॉलियर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो कितनी वॉलियर से बना होता है, ठीक है। उन वॉलियर्स के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कर्वेचर ऑफ ईसोफेगस। अब तुम लोग पूछोगे सर व्हाट इज कर्वेचर, ठीक है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे जब तुम्हें मैं बहुत आराम से बताऊंगा कि क्या होता है कर्वेचर, ठीक है, किस तरीके से बनता है, कहाँ कहाँ बनता है ना। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, पार्ट्स विद रिलेशन, मतलब पूरा ईसोफेगस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है और उन 3 पार्ट्स का रिलेशंस क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम जैसे हमेशा सबकी देखते हैं क्या, ब्लड सप्लाई, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईसोफेगस। देखो अब हम हमेशा से यही काम करते हैं कि पहले भाई पीपीटी पे बाद में आते हैं, पहले कुछ बातें अपनी रफ पे कर लेते हैं। अगर हम रफ वाली चीज़ों को समझ गए तो मतलब हमने 80% पीपीटी को कवर कर लिया, ठीक है। चलो, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पहले भी दिखा दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं ईसोफेगस, तो ईसोफेगस के लिए भी हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये कोई बंदा है, ठीक है, बहुत इजी डायग्राम है। अब सुनो, ये है पैलेट, मैंने ये पहले भी बताया। ये तो डायग्राम मुझे लग रहा है तुम सब लोगों को रट गया होगा, ठीक है। पैलेट के ऊपर एक कैविटी होती है, पैलेट के नीचे एक कैविटी होती है। पैलेट के ऊपर वाली कैविटी होती है नसल कैविटी, पैलेट के नीचे वाली कैविटी होती है बकल कैविटी। रेस्पिरेशन में भी दिखता है यार ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कैविटीज आपस में मिल जाती हैं, एक पाथ बना लेती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। अब सुनो, बात हो गई यहाँ पे फेरिंग्स की, ठीक है। अभी जो फेरिंग्स है ये आगे चल के दो कह सकते हो दो रास्तों में या दो पाथ में डिवाइड हो जाता है, या फिर दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। एक ट्यूब तो जाती है आगे की तरफ और तुम्हारी एक ट्यूब जाती है पीछे की तरफ। जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसी चीजें समझते चलना है, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारी बॉडी में स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, एक ट्यूब्स हो गई आगे की तरफ, मतलब ये जो बंदा है वो हम साइड व्यू देख रहे हैं। अगर उसको तुम एंटीरियर मतलब अपने सामने से देखोगे तो रेड वाली ट्यूब तो तुम्हें आगे दिखेगी और ब्लू वाली ट्यूब तुम्हें पीछे दिखेगी, ठीक है। जो तुम्हारी रेड वाली ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। और मैंने ये जो बनाया है ये बनाया है तुम्हारा लैरिंग्स। अब मुझे लैरिंग्स, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स बताने की आई थिंक जरूरत है ही नहीं, क्यों, हम लोग पूरा रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो भाई जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाके रेस्पिरेशन के नेम से प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो देख लो, ठीक है। पीछे जो ट्यूब है ये क्या है तुम्हारी, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस,
आ गया समझ में? ईसोफेगस किस तरीके से तुम्हारा ओरिजिन होता है, ठीक है, कहाँ से होता है। अब तुम ये चीज देखो, सपोज करो ये फेरिंग्स का है लोअर पार्ट, जो जिसको मैंने ऐसे करके बनाया, ये डार्क करा है, ठीक है, ये फेरिंग्स का है लोअर पार्ट, और तुम्हारा ये है ईसोफेगस का अपर पार्ट, ठीक है। अब देखो, ईसोफेगस का अपर पार्ट है ना, किसके साथ अटैच है, फेरिंग्स के लोअर पार्ट के साथ, सही बात है। ये फेरिंग्स का है लोअर पार्ट, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक से जो बना रहा हूँ, और ईसोफेगस का जो ब्लू वाला पार्ट है ये है अपर पार्ट, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और कंटिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। ये लाइन समझ आ गई तुम्हें। चलो अब देखो आगे कहानी क्या होती है। हाँ, तो भाई कुछ ऐसा होता है, पहले हम बनाते हैं आगे वाली ट्यूब को, फिर बनाएंगे पीछे वाली ट्यूब को, यहाँ पे हम दोनों ट्यूब्स के डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से कहानी होती है, ये तुम्हारी जो ट्रैकिया है आगे चल के इस तरीके से डिवाइड हो जाती होगी। अरे यार ये ज़्यादा ही ब्रॉड हो गए। एंटीरियरली देखें तो अभी हम एंटीरियरली देख रहे हैं डायग्राम थोड़ा सा, कि ये आगे चल के कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाती होगी, और किस में एंटर कर जाती है, लंग्स में एंटर कर जाती है, ठीक है। और नीचे यहाँ क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। ये हम, ये समझो ये बंदा मुड़ गया थोड़ा सा, साइड सामने से देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो पीछे वाली ट्यूब है इसका क्या होता होगा भाई, इसका कुछ ऐसे होता होगा, ये जो पीछे वाली ट्यूब है ये तुम्हारी इस तरीके से ट्रैकिया के पीछे होके आ जाती होगी, है ना, और यहाँ स्पेस में आ जाती होगी, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम को यहाँ बीच में से होल करके, ये डायफ्राम को होल करके छेद करके उसमें से नीचे पार निकल जाती होगी इस तरीके से, ठीक है। और किसके साथ अटैच हो जाती है, ये तुम्हारी अटैच हो जाती है किसके साथ, स्टमक के साथ, ठीक है। और स्टमक के बाद तो यहाँ से तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और यहाँ से शुरू हो जाती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा लिवर, यहाँ पे हो जाती है तुम्हारी पेनक्रियाज, ठीक है। और ये क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको और थोड़ा सा सही बना देते हैं, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से अपेंडिक्स, और ये रेक्टम, और बाहर ये एनस, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये पूरा डायग्राम होता है तुम्हारा किसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारी इसके साथ मिल जाती है। तुम्हारी बॉडी कुछ इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट रखती है किस किस का, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मैं तुम्हें जो मेन बातें बताने वाला हूँ वो तुम देखते चलो, ठीक है। देखो, ये है तुम्हारा डायफ्राम, डायफ्राम को मैं थोड़ा ब्लैक से बना देता हूँ और डार्क बना देता हूँ, है ना। ये क्या है तुम्हारा, डायफ्राम। मैंने तुम्हें ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि डायफ्राम का एक मेजर वर्क क्या होता है, तुम्हारी बॉडी को दो कैविटीज में डिवाइड करता है, ठीक है। ऊपर वाली एक कैविटी बन गई डायफ्राम के, और डायफ्राम के नीचे एक कैविटी बन गई। ऊपर वाली कैविटी को बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी। और नीचे वाली कैविटी को क्या बोलते हैं हम, एब्डोमन कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमन कैविटी, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब बस एक लास्ट बात और बताऊंगा, फिर तुम बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। मैंने तुम्हें एक चीज़, एक वर्ड बताया था जब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, हाँ, मैंने जब तुम्हें क्या पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बताया था दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टीनम स्पेस। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम स्पेस, जिसको मैंने येलो से बनाया है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया पूरा डायग्राम, तुम्हें समझ आ गया होगा किस तरीके से तुम्हारी बॉडी में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये ऊपर दो कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, एक एंटीरियरली ट्यूब होती है, एक पोस्टीरियरली होती है। पोस्टीरियर कौन सी होती है, ईसोफेगस। एंटीरियरली होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे लंग्स में डिवाइड कर जाती है।
ईसोफेगस तुम्हारी ऊपर से शुरू होती है, किस कैविटी में आती है? देखो एक चीज समझो, पहले मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, ईसोफेगस की लोकेशन, एक मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, ईसोफेगस लोकेशन। ईसोफेगस तुम्हारा कहाँ कहाँ लोकेटेड है? पहला पॉइंट, ये तुम्हारा लोकेटेड है कहाँ पे? सर्वाइकल रीजन में, नेक रीजन में भी सर्वाइकल या नेक रीजन में प्रेजेंट है। भाई नेक रीजन में प्रेजेंट है या नहीं है? यार ये देखो, ये तुम्हारा नेक रीजन ही तो है, यहाँ पे तुम्हारा ईसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, पहली पॉइंट, ठीक है। फिर ये कहाँ पे आ रहा है? फिर ये आ रहा है थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक रीजन में, ठीक है। एक मिनट, इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, दूसरा कहाँ पे आ रहा है? थोरेसिक रीजन में, सही से लिख देते हैं। देखो एक तो तुम्हारा ईसोफेगस कहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ, पहला प्रेजेंट है भाई ये नेक रीजन में, दूसरा प्रेजेंट है थोरेसिक रीजन में। तुम खुद देखो, ये ईसोफेगस की ट्यूब है, मैं उसको कलर कर देता हूँ, अगर तुम बोलोगे तो टेंशन मत लो। ये ग्रीन कलर से मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ से? नेक से शुरू हुई, नेक रीजन से, और थोरेसिक रीजन में एंटर कर गई। थोरेसिक रीजन में भी देखो कहाँ कहाँ एंटर कर रही है ये आ गई है तुम्हारी मीडिया स्टीनम कैविटी में। कहाँ गई है? मीडिया स्टीनम कैविटी में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ? थोरेसिक रीजन में भी ये कहाँ प्रेजेंट होती है तुम्हारी? मीडिया स्टीनम कैविटी में। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, फिर देखो, फिर ये कहाँ गई? इसने डायफ्राम को इनलेट करा, मतलब डायफ्राम में से पार हो गई। ये यहाँ से डायफ्राम में से पार हो गई, तो कहाँ से पास हुई है ये? डायफ्राम में से। तीसरा, नेक रीजन में भी और थोरेसिक में, तीसरा ये कहाँ से पास हुई है? डायफ्राम से, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ मैं तुम्हें लोकेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है, बच्चों को समझ नहीं आती है। ये आ गई किस वाले पार्ट में? एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमिनल रीजन में, और एब्डोमिनल रीजन में आके किससे अटैच हो जाती है? स्टमक के अपर पार्ट से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कहाँ लिखे? एब्डोमेन रीजन। तो तुम खुद देखो, तुम्हारी ईसोफेगस की 4 लोकेशन हो गई, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन, थोरेसिक में भी मीडियस्टिनम कैविटी, थर्ड डायफ्राम, डायफ्राम को इनलेट करती है, इसको होल करके पास होती है और किस में पहुंच जाती है? एब्डोमेन रीजन में। ये हो गई तुम्हारी क्या? लोकेशंस, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि डायफ्राम के भी किस पार्ट में आती है, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इतना तुम पहले समझने की कोशिश करो। ये होता है तुम्हारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी में। इससे तुम्हें अब इंट्रोडक्शन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। आ जाओ, अब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया। क्या? पहला पॉइंट, ईसोफेगस, याद रखो ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। मैंने बताया था ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस इज अ नैरो होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, मतलब मसल्स की बनी होती है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी, किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ट्रैकिया किसका पार्ट था? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डेट कनेक्ट द फेरिंग्स टू स्टोमक। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? ये किससे कनेक्ट होती है? फेरिंग से और स्टोमक तक। तुम अब इस डायग्राम के थ्रू चीजें समझते चलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प टू पैसेज द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। सही बात है भाई, जब तुमने अपनी बकल कैविटी में कोई फूड डाला, सपोज करो ये फूड तुमने बकल कैविटी में डाला और टीथ और टंग के थ्रू इसको च्युइंग करा, छोटे छोटे पीस में डिवाइड करा, फिर तुमने उसको फेरिंग्स के थ्रू निकल लिया, निकल के वो कहाँ गया? ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस से होता हुआ वो किस में जाएगा? तुम्हारे स्टोमक में जाता है। तो इसने यही तो बोला है, क्या बोला है? इट हेल्प टू पैसेज, ये एक रास्ता प्रोवाइड कराता है फूड के लिए, फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये है जो मैंने तुम्हें ये लोकेशन लिखी है, ये 4 पॉइंट, वही यहाँ पे लोकेशन आ गई है। अब तुम समझते चलो। पहली बात, ईसोफेगस स्टार्ट, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझते चलना। ईसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। इसने एक लाइन को समझो, कहाँ से शुरू हो रहा है भाई? मैंने बताया था ये वाला पार्ट कौन सा होता है तुम्हारा? लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। तो ये कहां से शुरू हुआ है तुम्हारा? लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। अब सुनो, जो तुम्हारा ये लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स है, जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं, समझ आ रहा है? यहीं अगर हम वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारे यहाँ से कहीं पीछे से इस तरीके से पास हो रहा होगा,
ठीक है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम भी देखें तो इस तरीके से कुछ पास हो रहा होगा। तो इसी वर्टिब्रल कॉलम के लेवल का देखें तो यहाँ पे कहीं तुम्हारी C6 वर्टिब्री पास होती है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम भी देखें, आपको मैं बना के एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, एक नया डायग्राम बनाता हूँ। देखो डायग्राम हम जितने ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही डायग्राम को बार बार बनाएंगे, चीज़ों को बार बार हम सीखते जाएंगे। ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, सिंपल सा है। ये पैलेट है, पैलेट से ऊपर नसल कैविटी, पैलेट से नीचे ओरल कैविटी, आगे जाके क्या बन जाता है, फेरिंग्स। ये क्या है, P4 फेरिंग्स। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा इसको फेरिंग्स को छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे सेटल करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ले आते हैं। सो यस, इस तरीके से। हाँ, अब ये फेरिंग्स फेरिंग्स आपकी जो है दो में डिवाइड हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, दो ट्यूब्स बन जाएंगी। एक ट्यूब तो बन जाएगी आपकी आगे की साइड, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, मैंने आपको पहले ही बताया। एक ट्यूब बन जाएगी आपकी पीछे की साइड, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, तुम्हारा ईसोफेगस। ठीक है, ये जो ट्यूब बनी है इसको मैं आपके लिए कलर कर देता हूँ एक बार, आपको थोड़ा ध्यान अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ से तुम्हारी क्या शुरू हो रही है नीचे, ये है तुम्हारा ईसोफेगस जो मैंने ब्लू से बनाया है। ठीक है, और जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ वो क्या है ऊपर, ये है तुम्हारा फेरिंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, अब समझो। ये फेरिंग्स का है, सपोज करो लोअर पार्ट, ये फेरिंग्स का लोअर पार्ट। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे ट्रैकिया से कोई मतलब है ही नहीं। और ये है तुम्हारा ईसोफेगस का अपर पार्ट, जिसको मैंने ब्लू से कलर करा है। ठीक है, तो फेरिंग्स का लोअर पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा जो ब्लैक्स वाला है, ये है फेरिंग्स लोअर पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला ब्लू वाला क्या है, ये है तुम्हारा ईसोफेगस अपर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ईसोफेगस का अपर पार्ट फेरिंग्स के लोअर पार्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इतनी बात तो आपको पता चल गई। अब मैं बता रहा था, ये जहां पे तुम्हारा कंटिन्यू होता है, ये दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी आती है उसका लेवल क्या होता है, वो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम के, किसके, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के C6 वर्टिब्री के लेवल पे होता है। तो मतलब यहाँ कहीं से, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं से तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम पास हो रही होती है इस तरीके से। ठीक है, तुम्हें पता है वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारी वर्टिब्री होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, इस तरीके से बहुत सारी वर्टिब्रीज होती हैं। पर हमें यहाँ किसी से मतलब नहीं, हमें यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रीज से मतलब है। तो ये तुम्हारी यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रीज बन गई। 1 2 3 4 5 और ये है 6 सर्वाइकल वर्टिब्री, नाम लिख देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, C1 C2 C3 C4 C5 और ये कौन सी है, C6। हमें मेन तो C6 के काम से। अब तुम देखो C6 वर्टिब्री का लेवल कहाँ पे है, बिल्कुल उसी लेवल पे है जहाँ पे तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स तुम्हारे ईसोफेगस के साथ कंटिन्यू रहता है। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे अलग से बड़ी इमेज बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, एक मिनट, ये ये ब्लैक से बना देता हूँ ना। ये क्या है तुम्हारा, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, क्या है, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। वो किसके साथ कंटिन्यू रहता है, तुम्हारा ईसोफेगस के साथ, और ईसोफेगस के भी किसके साथ, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। तो ये कंटिन्यूटी में रहता है। ठीक है, और उधर से तुम्हारा पीछे से क्या पास हो रही है, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में भी इसी लेवल पे यहाँ पे कौन सी पास होती है तुम्हारी, यहाँ पे कौन सी होती है तुम्हारी, C6 वर्टिब्री। ठीक है, कौन सी, सर्वाइकल 6th वर्टिब्री। ऊपर कौन सी होंगी, C5 C4 C3 C2 C1, इस तरीके से ऊपर जा रही होंगी। पर हमें ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है अपनी C6 वर्टिब्री, उनका ये लेवल है। आ गया समझ में। तो ये लाइन वही बोल रही है। क्या, पहली बात तो इसने बोला है ईसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। ईसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स के साथ। ठीक है, लोअर ऑफ एंड ऑफ फेरिंग्स तुम्हारे अपर एंड ऑफ ईसोफेगस के साथ कंटिन्यूटी बनाता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा,
मतलब किस किस लेवल पे होता है, ये जो तुम्हारा ईसोफेगस का अपर एंड फेरिंग्स के लोअर एंड के साथ जो कंटिन्यूटी बनाता है वो किस लेवल पे बनाता है, सर्वाइकल 6 वर्टिब्री के लेवल पे। आ गया समझ में। एंटर देन कहां से शुरू हो गया तुम्हारा, तो मैंने ईसोफेगस का अपर एंड की लोकेशन ढूंढ ली, कौन कौन सी, लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स और C6 वर्टिब्री के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद वो एंटर करता है थोरेसिक रीजन में, तो देखो उसके बाद वो एंटर कहां पे कर गया, थोरेसिक रीजन में, ये थोरेसिक रीजन है, बिल्कुल ठीक बात है। थ्रू द सुपर मीडियस्टिनम देन पास इनटू अ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। अब ये वाली लाइन समझो, देखो थोरेसिक रीजन में तो ये आ गया, अब तुम्हें ये दिख रहा है येलो वाला पार्ट मैंने बनाई है मीडियस्टिनम कैविटी, तो ये मीडियस्टिनम कैविटी में पास हो रहा है। अब जब मैं तुम्हें मीडियस्टिनम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मीडियस्टिनम को इस तरीके से समझो कि मीडियस्टिनम एक बॉक्स टाइप की कैविटी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, ये है सुपीरियर पार्ट और ये है इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट में भी तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एंटीरियर, और ये तुम्हारा हो गया मिडिल, और ये हो गया पोस्टीरियर। समझो भाई, जो तुमने मैंने मीडियस्टिनम कैविटी तुम्हें पहले भी पढ़ाई हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीडियस्टिनम कैविटी मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई हुई है कि मीडियस्टिनम कैविटी क्या होती है, दो किसी भी दो लंग्स के बीच की कैविटी होती है। तो जब मैं तुम्हें मीडियस्टिनम कैविटी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं जब तुम्हें बताऊंगा कि मीडियस्टिनम कैविटी की कैविटी को अगर तुम एनालाइज करोगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा सुपीरियर मीडियस्टिनम पार्ट, एक होता है तुम्हारा कौन सा, इंफीरियर मीडियस्टिनम पार्ट। और इंफीरियर मीडियस्टिनम पार्ट के भी क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो एंटीरियर, एंटीरियर इंफीरियर मीडियस्टिनम, ये क्या है, मिडिल इंफीरियर मीडियस्टिनम, और ये है पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है। तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं, किस तरीके से, ये हो गया बीच में तुम्हारी ये इमेजिनरी लाइन से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे होती हैं जो कि मिडिल वाले पार्ट को बनाती हैं। तो तुम्हारा ईसोफेगस कैसे पास होता है, तो देखो ये है सुपीरियर मीडियस्टिनम, ये है कौन सा, एंटीरियर, और ये है मिडिल, और ये है क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा पोस्टीरियर, ठीक है। और एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर को मिला के कौन सा होता है, इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर। तो तुम्हारी ऊपर से ईसोफेगस आती है और मीडियस्टिनम में कुछ इस तरीके से पहले सुपीरियर मीडियस्टिनम में एंटर करती है, देन वो थोड़ी सी मुड़ के किस में चली जाती है, तुम्हारे पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में, ठीक है। और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में जाने के बाद वो कहाँ चली जाती है, यहाँ पे अब तुम्हारा नीचे डायफ्राम आ गया, तो डायफ्राम के बाद वो डायफ्राम में होल करके इस तरीके से, डायफ्राम यहाँ पे कहीं तुम्हारा आ जाएगा, डायफ्राम इस तरीके से, तो वो डायफ्राम में होल करके किस में एंटर कर जाएगी, एब्डोमिनल पार्ट में, और यहाँ से लग जाएगा तुम्हारा क्या, स्टमक। आ गई बात समझ में। अब तुम कहोगे सर ये एंटीरियर पार्ट मीडियस्टिनम का कैसे बना, मिडिल पार्ट कैसे बना, पोस्टीरियर पार्ट कैसे बना, ठीक है। तो यार बच्चे अभी रुक जाओ, अभी तुम इस पे कुछ बात मत करो, अगर इनमें बस इतना ही समझो कि मीडियस्टिनम के दो पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट के भी तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। पर तुम्हारी जो ईसोफेगस है वो सिर्फ सुपीरियर पार्ट से सुपीरियर पार्ट में एंटर करती है, और तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट में एंटर करती है, बस इतना समझ लो। बाकी जब हम मीडियस्टिनम कभी पढ़ेंगे टॉपिक, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलो, समझ आ गया। तो थोरेसिक रीजन में आके वो किस में एंटर करती है, थोरेसिक रीजन में एंटर करती है थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टिनम, देन पास इनटू द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है। देन इट पियर्स, मतलब होल करती है, छिद्र करती है, उसके अंदर घुस जाती है ना, पियर्स डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्री। मतलब मैंने तुम्हें ये बताया है क्या, ये रहा, ये जो डायफ्राम को ये पियर्स कर रही है ना यहाँ पे, तो इसमें अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के साथ लेवल देखें, तो यहाँ पे कौन सा लेवल होगा तुम्हारा, T10 लेवल, यहाँ पे तुम्हारी थोरेसिक 10th थोरेसिक वर्टिब्री का लेवल होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। एंड फाइनली जॉइन द अपर पार्ट ऑफ स्टमक, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक एंड, एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्री। मतलब उसने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ से ये जो अपर पार्ट है ना स्टमक को, ये फाइनली ज्वाइन कर लेती है ईसोफेगस अपर पार्ट ऑफ स्टमक को, उसी अपर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक एंड। जब मैं तुम्हें स्टमक पढ़ाऊंगा तो कार्डियक एंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये जो कार्डियक एंड है वो किसके लेवल पे होता है तुम्हारा, ये देखो ये बोल रहा है तुम्हारा T11 के लेवल पे। तो मतलब यहाँ पे कहीं अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ कहीं T11 वर्टिब्री प्रेजेंट होगी, ठीक है।
आगे बात समझ में? मैंने पूरी कोशिश करी है। देखो ये जो चीज़ मैंने वहाँ बताई थी वही चीज़ यहीं पे, यहाँ पे किसका लेवल होता है T10 का और यहाँ पे किसका लेवल होगा T11 का, ठीक है? और ये कहाँ पे मीडियस्टिनम में प्रेज़ेंट है। कौन से मीडियम में? सुपीरियर मीडियस्टिनम और तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है? और ये एब्डोमेन पार्ट में भी प्रेज़ेंट है, थोरैसिक पार्ट में भी प्रेज़ेंट है और नेक पार्ट में भी, ठीक है? चलो, ये अगर तुमने लोकेशन समझ ली तो मतलब तुम्हारा ईसोफेगस बहुत आराम से हो गया, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज लाई पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। अभी नेक्स्ट एक और लोकेशन है, ठीक है? ये कहाँ लाई करती है? पोस्टीरियर टू ट्रैकिया एंड एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम। यार इस चीज को तो मुझे समझाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ जरूरत है ही नहीं। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ फ्रेश तरीके से, बस उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ डायग्राम है, ये देखो ये कोई बंदा है, वही बकल कैविटी, ये हो गया तुम्हारा फेरिंग्स। तो मैंने बताई थी फेरिंग्स आगे चल के दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, एक ट्यूब ये, एक ट्यूब ये, ठीक है? तो अभी देखो, एक ट्यूब तो इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है? ये खुद क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है? और अगर हम, रुक जाओ, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ये देखो ये क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है? अब मैंने तुम्हें अभी भी बताया था क्या, कि तुम्हारी पीछे से क्या पास होता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम को पास कर देते हैं, तो यहाँ से कहीं से वर्टिब्रल कॉलम पास हो रही होगी इस तरीके से, ठीक है? तो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? ईसोफेगस। और ये क्या है? ट्रेकिया। अब तुम खुद सोचो, ईसोफेगस है तुम्हारी बीच में, ईसोफेगस के आगे क्या है, पीछे क्या है? यार ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। ईसोफेगस के आगे क्या है? एंटीरियरली ट्रेकिया। क्या है? एंटीरियरली ट्रेकिया। और पीछे क्या है? पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? ये तुम्हारी क्या है? पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम। सो ट्रेकिया इज प्रेजेंट anteriorly and vertebral column is present posteriorly। मैंने ये भी डायग्राम से समझा दिया। तो इसने ये तो बोला है इसोफेगस इज लाई पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होती है। या फिर देखो बात एक ही है, तुम चाहे कान को इधर से पकड़ो, कान को उधर से पकड़ो। मैंने क्या बोल दिया? ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे या तो ट्रैकिया है, या मैंने बोल दिया ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस है। बात तो एक ही है ना? मैं बोल दूं ट्रैकिया इज प्रेजेंट एंटीरियर टू ईसोफेगस, या फिर मैं बोल दूं ईसोफेगस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, बात तो एक ही है ना? ईसोफेगस ट्रैकिया के आगे, ईसोफेगस के आगे क्या है? ट्रैकिया है। या तो मैं ये बोल दूं, या फिर ट्रैकिया के पीछे क्या है? ईसोफेगस। बात तो एक ही बैठेगी ना, कोई चेंज तो नहीं है। तो बस उसने क्या बोला? इट इज लाई, कौन? ईसोफेगस लाई करता है पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के पीछे लाई करता है, या फिर बोल सकते हैं ट्रैकिया ईसोफेगस के आगे लाई करता है। एंड एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के आगे लाई करता है, या फिर कह लो वर्टिब्रल कॉलम ईसोफेगस के पीछे लाई करता है। आ गया समझ में? ठीक है? पूरे अगर ईसोफेगस की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। पहला हम पॉइंट कवर कर चुके, इंट्रोडक्शन ऑफ ईसोफेगस, ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वॉल लेयर ऑफ ईसोफेगस। मतलब देखो, तुम्हें समझ आ गया, ईसोफेगस एक ऐसी ट्यूब है, इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है? जो कि मसल्स की बनी हुई होती है। नीचे से वो कहाँ से अटैच होती है? तुम्हारे अपर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है? और ऊपर से कहाँ प्रेजेंट होती है? तुम्हारे लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये तो अब समझ गए हम, ठीक है? तो ये लॉन्ग ट्यूब है। तो यार ये जो ट्यूब है उसकी जो वॉल है वो 4 लेयर से बनी हुई होती है। मतलब देयर आर 4 लेयर ऑफ ईसोफेगस, मतलब उसकी जो वॉल है वो 4 लेयर से बनी होती है, ठीक है? कौन कौन सी लेयर है? अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलना शुरू करें तो सबसे बाहर होती है एडवेंटिशिया लेयर, देन मस्कुलरिस लेयर, उसके बाद सबम्यूकोसा लेयर, और देन लास्ट में आती है म्यूकोसा लेयर, जो कि तुम्हारी कैविटी बनाती है, ठीक है?
अब चलो, अब एक-एक करके चारों को देखते हैं, है ना? चलो, सबसे पहले बात करते हैं एडवेंटिशियल लेयर, ठीक है? एडवेंटिशियल लेयर क्या होती है? एडवेंटिशियल लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईसोफेगस। मैंने बस इतने पॉइंट्स लिखे हैं जितने तुम याद कर सको और जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई फालतू का कोई पॉइंट नहीं डाला है। मेड अप ऑफ लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बनी होती है? लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसका काम क्या है? ये एंकरिंग करने का काम करती है, मतलब किसी चीज़, ये ईसोफेगस को रोकने का काम करती है। एंकर द ईसोफेगस टू नियर बाय स्ट्रक्चर, जैसे ट्रैकिया, स्पाइन एटसेट्रा। मतलब ईसोफेगस के चारों ओर जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये एंकरिंग करने का काम करती है, रोकने का काम करती है ईसोफेगस ट्यूब को, ठीक है? चलो, देन बात करते हैं मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस की बात करें, इट इज द मसल लेयर होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। अब एक नया वर्ड आ गया, पेरिस्टालिसिस, डबल स्टार पॉइंट। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? यार तुमने पहले भी पढ़ा होगा। देखो, मैंने बताया ये क्या है, ईसोफेगस की ट्यूब है, ठीक है? ये मसल्स की बनी हुई होती है। अब इसमें क्या है, फूड आता है, ठीक है? अब तुम एक बात बताओ, ये फूड तुम्हारा ऐसा भी, ये फूड तुम्हारा नीचे जाता है किसमें? स्टमक में, ठीक है? पर इस फूड को नीचे ढकेलने के लिए ईसोफेगस की मसल्स एक मूवमेंट करती हैं। किस तरीके का मूवमेंट करते हैं? पहले अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देन बाहर की तरफ रिलैक्स होंगी, फिर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बाहर की तरफ रिलैक्स होंगे। मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है? तो जो मूवमेंट है वो इसी इन मसल्स लेयर्स की वजह से ही पॉसिबल होती है, ठीक है? सो इस लेयर का फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन ऑफ मस्कुलरिस लेयर इज पुशिश फूड टुवर्ड द स्टमक थ्रू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जिसको मैंने अभी बताया है कि इसके कारण ही तुम्हारा जो फूड है वो तुम्हारे स्टमक में पहुंच पाता है, ठीक है? ये उसको पुश करने का काम करती है। अब सुनो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स इज प्रेजेंट। इस लेयर में मसल्स तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? अपर वन थर्ड, मतलब हमने क्या करा है, वो पूरी ईसोफेगस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड। तो जो अपर वन थर्ड है वो स्केलेटल मसल से बनी होती है, मिडिल वन थर्ड तुम्हारी मिक्स स्केलेटल प्लस स्मूथ दोनों मसल से बनी होती है, और लोअर वन थर्ड तुम्हारी स्मूथ मसल से बनी होती है। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज स्केलेटल मसल्स, व्हाट इज स्मूथ मसल? तो यार देखो, ये टॉपिक है 11th क्लास का, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये अपने आप में एक प्रॉपर एक न्यू टॉपिक है। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी बताया, तो बिल्कुल एकदम टॉपिक ही, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसोफेगस, उससे हम अपना डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है? सो अगर किसी को नहीं पता, जाओ भाई अपनी 11th क्लास की बुक उठाओ, ठीक है? चलो, जो चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ, जिसको बताए बिना काम नहीं चलेगा, या फिर हो सकता है वो तुम्हें ना पता हो, तो मैं खुद से बता के चलता हूँ, ठीक है? बट अगर यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड आपने बीएमएस में एडमिशन लिया है, तो तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज स्केलेटल मसल्स, ठीक है? ये कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है? चलो, बात करते हैं नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है? ये तुम्हारी थिक होती है और कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें तुम्हारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड होती है ना? दिस लेयर हेल्प टू नरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन ऑफ पैसेज ऑफ फूड। इसमें जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो ट्यूब ट्यूब है ना, कौन सी ट्यूब, इस तरीके, इसकी इसकी कैविटी में लुब्रिकेशन हो जाता है, चिकनापन आ जाता है, जिसकी वजह से फूड तुम्हारा ऊपर से खिसक के आराम से नीचे आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकोसा लेयर। इट इज इनर मोस्ट लाइनिंग विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक तरीके का टिश्यू होता है, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? इट हेल्प प्रोटेक्शन एंड स्मूथ पैसेज ऑफ फूड। एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा ये स्मूथ पैसेज, जैसे इसका हमने पढ़ा था ना, स्मूथ पैसेज या फिर लुब्रिकेशन ऑफ पैसेज ऑफ फूड, सेम इसका भी होता है, ठीक है? चलो, हमारा दूसरा टॉपिक भी इसमें खत्म हो गया। क्या? हमने दो चीजें पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वॉलियर्स पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे कर्विएचर्स ऑफ ईसोफेगस, ठीक है? चलो, हम्म, कर्विएचर्स ऑफ ईसोफेगस। अब मेन चीज ये होती है, कुछ सीन ऐसे होता है कि भाई ईसोफेगस एक ट्यूब होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम समझ गए। ये जहाँ जो तुम्हारे लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से शुरू होती है और अपर पार्ट ऑफ स्टमक पे जाके खत्म होती है। बट एक चीज याद रखो, जो ईसोफेगस है वो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती। वो क्या होते हैं, उसमें कर्व होते हैं, मतलब ट्यूब इस तरीके से दो जगह से मुड़ी हुई होती है, इस तरीके से कुछ, एक कर्व यहाँ आता है, एक कर्व इधर इस तरीके से आता है, मतलब दो कर्व होते हैं,
ठीक है, वो कर्व को ही क्या बोलते हैं हम, कर्विएचर्स। मतलब ईसोफेगस इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब, एक स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, दे हैव टू जेंटल्स कर्व, मतलब दो कर्व मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मैं वो बता देता हूँ, उन कर्व्स का नाम क्या है वो बता देता हूँ। तो पहला कर्व जिसका नाम है एंटीरो पोस्टीरियर कर्विएचर, क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर कर्वेचर। अब इसका ये क्या काम करता है, मतलब क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पेशली वो देखते हैं। प्रेजेंट इन नेक सर्वाइकल पार्ट, मतलब तुम्हारे नेक रीजन में या सर्वाइकल पार्ट में ये कर्वेचर प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस बेंड स्लाइटली टूवर्ड, बेंड स्लाइटली फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक है। सीन फ्रॉम साइड, मतलब अब देखो मैं तुम्हें ये एक बार अच्छे से बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। देखो, हाँ, इसी डायग्राम में हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत अब नहीं है, हमने पहले ही इनफ नंबर ऑफ डायग्राम बना चुके हैं, ठीक है। तो आ जाओ, ये देखो, ये साफ कर देते हैं थोड़ा, जिस चीज़ से हमें काम है वो चीज़ों को हम क्लीन कर देते हैं। तो यार देखो, सीन कुछ कैसा होता है, मैंने तुम्हें बताया कि नेक रीजन से तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है, नेक रीजन से शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से होता है, किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हमारे पास डायग्राम है। तो वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से होता है, उसमें इस तरीके से कर्व्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। ये आगे की साइड ये इस तरीके से मुड़ा रहता है, अगर हम बंदे को साइड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जब इस तरीके से बल्ज हो रखा है क्या, ये इस तरीके से, अब इसी के जस्ट पीछे होती है तुम्हारी ईसोफेगस, सपोज करो ये फेरिंग्स है और तुम्हारी यहीं से क्या शुरू हो गई, ईसोफेगस, तो उसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रेट इस तरीके से तो नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पीछे क्या कौन है, पीछे है तुम्हारा बल्जिंग पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो उसकी वजह से ये भी क्या होता है, कर्व हो जाती है शी शेप में, इसी तरीके से, इस तरीके से, कौन से रीजन में, नेक रीजन में। ये दिख रहा है ये कर्व ईसोफेगस के अंदर, ये शी शेप कर्व, और यही शी शेप कर्व किस में होती है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये वही है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर कर्विएचर, प्रेजेंट इन नेक रीजन। याद रखो ये कौन सा रीजन है यहाँ पे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा, नेक रीजन में, ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, सीन फ्रॉम साइड, मतलब किसी बंदे का अगर ये देखेंगे ना हम डाइसेक्शन करके, तो तुम्हें लेटरल व्यू से ही अच्छे से दिखता है, ठीक है। और ये कर्व बनता क्यों है, इट इज अकर ड्यू टू नेचुरल कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से होती है, तो ये उसका जो सर्वाइकल पार्ट है उसी की वजह से ये कर्व तुम्हारा ईसोफेगस में भी बन जाता है। एक डायग्राम मैंने लगाया हुआ है, ये येलो कलर से क्या दिखाई हुई है, वर्टिब्रल कॉलम, और ये क्या है तुम्हारे ईसोफेगस। तुम अगर दोनों को देखोगे दोनों ही कैसे हैं, तुम्हारे शी शेप में हैं। तो कहाँ है, ये देखो, ये इस तरीके से बन गया तुम्हारा क्या, वर्टिब्रल कॉलम, इस तरीके से शी शेप में बन गया तुम्हारा ईसोफेगस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा लेटरल कर्वेचर, क्या बात करते हैं, लेटरल कर्वेचर। अब देखो, दिस कर्वेचर इज प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन, तो मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा थोरैक्स रीजन में, ठीक है। Esophagus bends slightly to the left. This curvature is occurred due to the presence of arch of aorta on left side. अब सुनो, थोरेसिक रीजन में मैंने तुम्हें बताया था मीडियास्टिनम कैविटी होती है, मीडियास्टिनम कैविटी में तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने तुम्हें बताया था, जब मैंने हार्ट पढ़ाया था, कि हार्ट के पास भाई क्या होता है, हार्ट हार्ट होता है, तो हार्ट के पास क्या होती है, आर्च ऑफ अओर्टा होती है। आर्च ऑफ अओर्टा सबसे मेन आर्टरी होती है जो कि तुम्हारी ब्लड सप्लाई करती है ऑल ओवर द बॉडी में। ये किससे अटैच होती है, तुम्हारे हार्ट हार्ट के साथ अटैच होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें पहले इस डायग्राम पे बात में आऊंगा। सपोज करो हर चीज का डायग्राम है मेरे पास, तुम टेंशन मत लो, और ये डायग्राम सब मेरे बनाए हुए हैं, सबसे मेन बात तो ये है ना। हाँ, ठीक है, चलो, ये है डायफ्राम, और
ये क्या है तुम्हारा मीडियास्टिनम कैविटी। ठीक है, चलो अब सुनो, यहाँ पे कहीं सपोज करते हैं हम, यहाँ पे अभी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हार्ट है, और ये हार्ट का क्या जा रहा है, आर्च ऑफ आर्टा। ठीक है, ये क्या है, आर्च ऑफ आर्टा। अब तुम्हारी बच्चे ऊपर से आ रही है क्या, ईसोफेगस। तो पहला कर्व तो मैं यहाँ दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पहला कर्व मैंने अलग से तुम्हें दिखा दिया है ना। अब तुम सपोज करो वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो किस में एंटर करती है, थोरैक्स रीजन में आके मीडियास्टिनम में। अब वो यहाँ एंटर कर गई, तो आर्च ऑफ अओर्टा इस तरीके से लेफ्ट साइड में तुम्हारा मुड़ा हुआ होता है, तो इसको भी तुम्हारा इस तरीके से कर्व बना के इसके साइड होके निकलना पड़ता है, और यहाँ से तुम्हारा किससे अटैच होना पड़ता है, स्टोमक से। आ गई बात समझ में, मतलब तुम्हें समझ आ गई होगी, ये तुम्हारे लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ तुम्हारा हार्ट है, ये कर्वी वो है, तो तुम्हारा ईसोफेगस इस तरीके से ऊपर से आ रही है, ठीक है, और यहाँ इस तरीके से मुड़ गई। कि क्यों मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये रेड कलर से ये आर्च ऑफ आर्टा, इसकी वजह से मुड़ गई। तो यही क्या है तुम्हारा, यहीं पे क्या बनता है तुम्हारा, सेकंड कर्वेचर। आ गया समझ में, चलो, तो दिस कर्वेचर इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्च ऑफ aorta ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा है ना, ये किधर की साइड है, लेफ्ट साइड में। ये भाई सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। ठीक है, चलो, ये वही डायग्राम है, ये आर्च ऑफ aorta है, उसकी वजह से सीधे आने वाली ट्यूब इस तरीके से मुड़ गई। ठीक है, चलो चलो, अब बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ईसोफेगस में, कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस। अब यार देखो सुनो, मैं एक बार आपको कंटेंट पे ले चलता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ईसोफेगस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, वॉल लेयर्स कंप्लीट हो गई, कर्वेचर्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस। अब तुम्हें थोड़ा सा डाउट लगेगा, सर कर्वेचर्स तो आपने बता दिया कि बेंडिंग, अब कंस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर दोनों में क्या करता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। या देखो, एक तो चीज है कर्वेचर, और एक क्या है, कंस्ट्रिक्शन। कुछ भी नहीं है, सुनो, कर्वेचर का मतलब क्या है, कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ना या फिर बेंड होना। ठीक है, बहुत आम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, तो मतलब ये जो ट्यूब, जो ईसोफेगस की जो ट्यूब है, वो स्ट्रेट जानी थी, पर वो स्ट्रेट ना जाके इस तरीके से मुड़ गई, और दो जगह से मुड़ गई, तो ये हो गया तुम्हारा कर्वेचर। ठीक है, अब कंस्ट्रिक्शन क्या चीज है वो बता देता हूँ आपको। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, ये जो ट्यूब है वो इतने डायमीटर की है, सपोज करो ये ईसोफेगस है और उसका डायमीटर ये है। ठीक है, अब ये जो पूरी लेंथ है, उसकी पूरी लेंथ में ये डायमीटर सेम नहीं रहता है, तो कुछ चार साइड पर, चार जगह पे ये डायमीटर नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, कहीं कहीं चार जगह पे किसी चीज का कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से डायमीटर कम हो जाता है, ये ट्यूब वहां से पिचक जाती है या फिर पतली हो जाती है। सपोज करो कि कोई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारा एक कंस्ट्रक्शन बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, तीसरा यहाँ बन गया, चौथा यहाँ बन गया। इस तरीके से चार कंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब समझो, ट्यूब, तुमने कोई वाटर ट्यूब ली, वाटर पाइप लिया, उसको तुमने अपनी फिंगर से कहीं बीच से उसको दबा दिया, तो उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा ना भाई। ऊपर देखोगे उसका डायमीटर वो अलग होगा, और जहां पे तुमने दबाया उसका वहां पे डायमीटर कुछ और अलग होगा, तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अपना कंस्ट्रक्शन, क्या क्या पढ़ना है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सो बात करते हैं। हम्म, हाँ, constrictions of esophagus, constriction of esophagus is a narrowing of esophagus at certain points along its length। मतलब इसकी थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे esophagus तुम्हारी नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। क्यों हो जाती है, कुछ फोर्स की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से। ठीक है, सो देयर आर 4 constrictions of esophagus। esophagus में हमें पूरी थ्रू आउट द लेंथ, मतलब थ्रू आउट द लेंथ तुम्हारी ईसोफेगस में हमें 4 कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, वो होता है फेरिंगो ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन। अब मेरी बात सुनो, फेरिंगो ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो पहला क्या है, फेरिंगो ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन। तो ये क्या होता है, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें फिर दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। भाई मैं डायग्राम बार बार बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये है कि तुम्हें डायग्राम याद हो जाए। ये कोई बंदा है, ठीक है, ये है, ये ऊपर नसल कैविटी, बकल कैविटी,
फिर हमने बात करी थी ये क्या है, फेरिंग्स है ना, ये क्या है, फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स नीचे आती है, फेरिंग्स भी दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, एक ट्यूब तो तुम्हारी आगे की तरफ निकल जाती है, ठीक है, और एक ट्यूब तुम्हारी इस तरीके से पीछे आ जाती है, ठीक है। अब सुनो, मैंने तुम्हें बताई थी क्या, ये जो मैं रेड से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, और उस लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से क्या अटैच रहती है तुम्हारी, ईसोफेगस ट्यूब। ये इसको मैं कलर कर देता हूँ, तुम कहोगे तो, लो भाई कलर कर देता हूँ, टेंशन मत लो, कलर का तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है ना। ये है तुम्हारी लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग से कौन अटैच है, तुम्हारी ईसोफेगस, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि पीछे से तुम्हारा क्या जा रहा होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो इस तरीके से वर्टिब्रीज जा रही होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे होती है सी सर्वाइकल वर्टिब्री, सबसे पहले सर्वाइकल आती है, देन थोरैक्सिक, लंबा, सैक्रल, इस तरीके से। तो फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6। मैंने बताया था लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग से तुम्हारी इसोफेगस कनेक्ट रहती है, किस लेवल पे कनेक्ट रहती है, C6 वर्टिब्री के लेवल पे। इतनी बात हम पहले कर चुके हैं, कोई नई वाली बात नहीं है। तो अब देखो, जहां पे तुम्हारे लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इसोफेगस के साथ कनेक्ट होती है, वहीं पे तुम्हारा पहला कंस्ट्रक्शन बनता है। मतलब मेन चीज ये है कि यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा, पहला कंस्ट्रक्शन बनेगा इस लेवल पे ही। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन नाम क्या है, फेरिंगो ईसोफेजियल कंस्ट्रक्शन। तो उसका भी लेवल क्या होगा, जब भाई ये कहाँ पे बन रहा है, जहां पे तुम्हारी लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इसोफेगस के साथ कनेक्ट होती है, उस लेवल पे ही उसका लेवल क्या होता है, C6 होता है। वहीं पे क्या बन रहा है, पहला कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो इसका लेवल भी तो C6 होगा, तुम खुद देखो इसी लेवल पे तो है, C6 के लेवल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में, ठीक है, ये यही तो कह रहा है, फेरिंगो इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या होता है, C6 वर्टिब्रा। अब ये क्यों बनता है, मेन चीज है क्यों बनता है, तो ये बनता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये क्या चीज है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या चीज है। ये जो इसोफेगस हमने इस तरीके से बनाई है ना, ट्यूब ब्लू कलर से जो बनाई है, उस इसको लो यार, तुम कलर कराओ पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कराओ पहले कलर। ये क्या बनाई है मैंने, ईसोफेगस, ठीक है, ये मैंने ईसोफेगस बना दिया है ना। अब सुनो, ये जो ईसोफेगस है, इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, एक्चुअली यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज स्फिंक्टर, इस तरीके से स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। देखो यार, स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी चीज को, ये लाइक अ गेट की तरह वर्क करते हैं। मतलब अगर स्फिंक्टर ओपन होंगे तो कोई चीज एंट्री ले सकती है और एग्जिट ले सकती है, अगर स्फिंक्टर क्लोज होंगे तो कोई चीज एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकती। तो स्फिंक्टर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये कोई ट्यूब है, उसको मैंने यहाँ पे उसके मुंह को मैंने कपड़े से बांध दिया, ठीक है। जब मैंने कपड़े से बांध दिया, तो इस ट्यूब से कोई चीज आर पार नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे प्रेशर लगा दिया कपड़े ने, उसका मुंह ही बंद कर दिया, है ना। और जब मैंने कपड़ा खोल दिया तो कोई भी चीज आर पार हो सकती है। ठीक उसी तरीके से होते हैं स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर यहीं पे लगा रहता है, ठीक है, C6 के वर्टिब्री के लेवल पे, ठीक है। और इसी स्फिंक्टर के चक्कर में क्या होता है, पाइप जो है तुम्हारी ईसोफेगस क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है, नैरो, और क्या क्रिएट कर देता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। और ये ईसोफेगस काम क्या करता है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ ऊपर कहीं तुम्हारी यहाँ से फेरिंग्स कनेक्ट होगी, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, तो ईसोफेगस क्या, ये स्फिंक्टर क्या करता है, तुम्हारा जो है, अगर सपोज करो कोई भी फूड है, वो तुम्हारा किस में एंटर कर गया, फेरिंग से ईसोफेगस में, ये दोबारा से ईसोफेगस से फेरिंग्स में बाउंस बैक ना चला जाए, इसीलिए क्या होता है, ये तुम्हारा स्फिंक्टर लगा रहता है। जब फूड तुम्हारा इस ईसोफेगस में आ गया, तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फूड को ये प्रिवेंट करता है दोबारा से बैक फ्लो करने में, किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में बैक फ्लो ना करे, इसलिए इसको प्रिवेंट कौन करता है, ये स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, चलो, पहला हो गया। दूसरा है aortic कंस्ट्रिक्शन। अब aortic कंस्ट्रिक्शन किस लेवल पे होता है, किसके कारण होता है, देखो ये होता है T4 वर्टिब्री के लेवल पे। अब ये T4 वर्टिब्री के लेवल पे कैसे होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो, ये डायग्राम भी देखो, हम्म, ये देखो, ये तुम्हारा aorta है ना,
ये देखो अओर्टा तुम्हारे इस ईसोफेगस के ऊपर तक जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अओर्टा की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? सेकंड कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। आ गया समझ में? चलो, ये भी आर्च ऑफ अओर्टा की वजह से होता है। नेक्स्ट होता है ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। ये किस पे होता है? एट T5 वर्टिब्री। ये T5 वर्टिब्री के लेवल पे होता है। अब ये किसकी वजह से? लेफ्ट मेन ब्रोंकस। देखो मैंने बताया था तुम्हारा ये ट्रैकिया होता है, ये तुम्हारा दो में डिवाइड करता है, राइट राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है, ये जब ऊपर से तुम्हारा ईसोफेगस ट्यूब इस तरीके से नीचे जा रही होगी, ये क्या करता है, तुम्हारा T5 के लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा थर्ड कंस्ट्रक्शन बन जाता है, जिसका नाम है ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। ये किस लेवल पे होता है? T10 वर्टिब्री के लेवल पे होता है। अब ये किसके कारण होता है? ईसोफेजियल हाइटस ऑफ डायफ्राम। अब ये क्या चीज है? मैंने बताया था भाई, डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं ईसोफेजियल हाइटस। क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल हाइटस। और उसके थ्रू ये थोरेसिक कैविटी से और इस डायफ्राम से होते हुए, इस ओपनिंग से होता हुआ किस में एंटर करता है? तुम्हारे एब्डोमेन कैविटी में। भाई जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, भाई जाकर देख लो, चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है इस हाइटस के थ्रू। और जब ये इस हाइटस के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू एंटर करता है, तो ये हाइटस क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। भाई सिंपल सी बात है, ये इतना सा होल है, इसमें से ईसोफेगस इस तरीके से निकलती है, तो ट्यूब थोड़ा सा इस होल की वजह से दब जाती होगी, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता होगा, जिसकी वजह से, और ये किस लेवल पे होता है? T10 के लेवल पे होता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। आ गया समझ में? चलो, तुम्हारे कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस। जो तुम्हारी ईसोफेगस की ट्यूब है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन सा पार्ट? जो सर्वाइकल रीजन में, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने डिवीजन करा है। सर्वाइकल रीजन या नेक रीजन में, समझ आ रहा है ना, सर्वाइकल का मतलब क्या है? नेक रीजन। नेक रीजन में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट। थोरेसिक रीजन में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। एब्डोमिनल रीजन में जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल पार्ट। दो तीनों को एक बार देख लो। सर्वाइकल पार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? C6 वर्टिब्री से स्टार्ट होता है ये तुम्हारा। सिंपल सी बात है, अब तो इसे बताने की जरूरत नहीं है भाई। C6 वर्टिब्री से ही तो तुम्हारी ईसोफेगस से स्टार्ट हो रही है, तो C6 से ही ये पार्ट शुरू होगा सर्वाइकल, और T1 पे जाके एंड कर देता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है? ये तुम्हारा सर्वाइकल पार्ट है, तो इसके आसपास एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो उनको बोलते हैं रिलेशन। मैंने पहले भी कई बार बताया है तुम्हें रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो एंटीरियर आगे कौन रिलेशन बनाता है? ट्रैकिया। देखो भाई, मैंने बताई है, ये है तुम्हारी ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया तुम्हारे आगे ही तो होती है, तो एंटीरियर रिलेशन कौन बनाएगी? ट्रैकिया। ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन कौन बनाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। भैया बिल्कुल सही बात है। ये है तुम्हारा, सपोज करो इतना पार्ट है सर्वाइकल, तो आगे तो तुम्हारी ट्रैकिया हो गई, पीछे कौन हो गया तुम्हारा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। और लेटरल साइड में कौन बनाएगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो भाई, समझ आ गया ना। भाई देखो, ये तुम्हारा जा रहा है ईसोफेगस, ठीक है। उसके आगे तुम्हारी ये जाती है ट्रैकिया, और ऊपर क्या शुरू होता है तुम्हारा? ऊपर होता है तुम्हारा फेरिंग्स। तुम पूरा डायग्राम बनवा ही लेते हो मेरे से, मेरे को भी खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक पूरा डायग्राम ना हो जाए, और तुम्हें भी नहीं होता है ना। ये क्या है तुम्हारा? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आगे चल के दो में डिवाइड हो गई, ये ट्रैकिया और ईसोफेगस। ठीक है। अब तुम देखो, और मैंने बताया था तुम्हारी पीछे से क्या जाती है? वर्टिब्रल कॉलम जाती है, तो वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से जारी होगी यहाँ से। ठीक है। ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अब तुम बताओ, ये सपोज करो इसमें भी इतना पार्ट, इतना, ये पार्ट तुम्हारा क्या है? सर्वाइकल पार्ट है, ये सपोज करो, ठीक है। इस सर्वाइकल पार्ट के आगे कौन है? एंटीरियरली ट्रैकिया है, पीछे कौन है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो एंटीरियर रिलेशन समझ आ गया, एंटीरियर कौन है? ट्रैकिया, और पोस्टीरियर रिलेशन भी आ गया, पोस्टीरियर रिलेशन कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। अब साइड में और देख लेते हैं, साइड में क्या है? साइड में भाई मैं तुम्हें बताऊं, साइड में तुम्हारे इस वाले एरिया में रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। इस एरिया में क्या हो रहा होगा? तुम्हारी कॉमन वो कैरोटिड आर्टरी जारी होगी इस तरीके से, इसके साइड होके एक आर्टरी पास हो रही होगी, ठीक है, जो इसमें मैंने बताई कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इसको क्या बोलते हैं? सी कॉमन कैरोटिड, CCA, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। समझ आ गए तीनों रिलेशन? साइड में कॉमन कैरोटिड आर्टरी पास हो रही होगी, आगे ट्रैक किया है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। पहला रिलेशन समझ आ गया। अब आ जाओ थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट की बात करें, ये T1 से तो तुम्हारा स्टार्ट होता है,
और T10 पे जाके तुम्हारा एंड होता है। 16 टू 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। रिलेशन की बात करते हैं, भाई देखो पोस्टीरियर रिलेशन तो पूरी थ्रू आउट द ईसोफेगस सेम रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम मेजरली, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं तो एंटीरियर में मैं आपको बता दूंगा अभी वो, ठीक है। और थोड़ा सा पोस्टीरियर में आएगा एब्डोमिनल वाले में, ठीक है, इसमें चेंज आता है। तो मतलब मेनली तुम्हें सर्वाइकल और थोरेसिक दोनों में सेम रहता है, और एंटीरियर रिलेशन भी सेम रहता है, ट्रैकिया और एक थोड़ा पेरिकार्डियम, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब सुनो, राइट साइड लेफ्ट साइड, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग आ जाती हैं। राइट साइड में राइट प्लूरा बनाता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्लूरा। और एक राइट साइड में वेन होती है जिसे बोलते हैं अजाइगस वेन, और एक होती है तुम्हारी अॉर्टिक आर्च। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यार ये देखो, ये है थोरेसिक वाला, जो ये वाला है, ये थोरेसिक वाला है। तो सिंपल सी बात है यार, थोरेसिक वाला ये सारा है। तो थोरेसिक वाला आगे तो तुम्हारी ट्रैकिया ही रहेगी, ठीक है, पीछे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम ही जारी होगी। साइड में देखो, इस राइट साइड में राइट प्लूरा होगा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्लूरा होगा, ठीक है। आगे समझ में। और एक अओर्टिक आर्च और अजाइगस वेन भी याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एब्डोमिनल पार्ट की। एब्डोमिनल पार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? T10 से शुरू होता है और T11 पे खत्म होता है। लेंथ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पे चेंज हो जाता है। थोरेस सर्वाइकल और थोरेसिक में सेम रहता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे एंटीरियर रिलेशन बनाता है लिवर और पोस्टीरियर बनाता है डायफ्राम। अब तुम कहोगे सर इसको भी मुझे दिखा दो, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। किस तरीके से दिखाता हूँ ये आपको बताता हूँ, एक मिनट देख लो। यहाँ पे देखो, ये आ रहा है तुम्हारा ईसोफेगस, ठीक है। ये किसके साथ अटैच हो रहा है? स्टमक के साथ। ये क्या है तुम्हारा? ईसोफेगस। और ये वाला पार्ट कौन सा है? एब्डोमेन वाला पार्ट। यहीं पे तुम्हारा इस तरीके से होता होगा लिवर। होता होगा क्या? होता ही है, यहाँ पे होता है लिवर। तो एंटीरियर रिलेशन कौन बना रहा है? लिवर। और पोस्टीरियरली ये जो डायफ्राम है ना, ये पीछे मैंने बताया था तुम्हें जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, छाते की तरह होता है। तो पीछे ये इसके क्या होता है? ये डायफ्राम आ जाता है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम तो पास होती है, पर वो उससे पहले डायफ्राम भी आ जाता है। तो मेन कौन बनाता है? डायफ्राम बनाता है, ठीक है भाई। डायफ्राम का मैंने बताया था ना, छाते की तरह होता है डायफ्राम, इस तरीके से, है ना, ये मैंने बताया था। तो ये सोचो, ये जो छाता है वो आगे भी होता है पीछे भी होता है, कितना चौड़ा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा पीछे कौन हो रहा आ रहा होगा? डायफ्राम। और आगे आता है लिवर, ठीक है। चलो, इसके सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई लास्ट। देखो, ब्लड सप्लाई सर्वाइकल पार्ट में अलग होती है, थोरेसिक में अलग होती है, एब्डोमिनल पार्ट में अलग होती है। सर्वाइकल की याद करो, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड वेन। याद कैसे करोगे? जो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड होती है वो तुम्हारे नेक रीजन में होती है। नेक रीजन में क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। तो उसकी वजह से याद हो जाएगी तुम्हें थायराइड आर्टरी, थायराइड वेन, ठीक है। अब थोरेसिक वाले पार्ट में याद रखो, थोरेसिक में क्या होता है? ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ थोरेसिक अओर्टा और जाइगस और हेमियाजाइगस वेन। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं है, मैंने तो खुद रटा था, तुम भी याद कर लो। एब्डोमिनल पार्ट में तो तुम्हें याद हो जाएगा, एब्डोमिनल इज रिलेटेड विद गैस्ट्रिक, मतलब स्टोमक से रिलेटेड होती है। गैस्ट्रिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? स्टोमक से रिलेटेड होता है। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और पोर्टल वेन। पोर्टल वेन किससे रिलेटेड होता है? लिवर। और लिवर और तुम्हारे स्टमक दोनों किस में आते हैं? तुम्हारे एब्डोमिनल पार्ट में। तो मतलब तुम्हें दो की बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। सर्वाइकल पार्ट को याद रखो थायराइड ग्लैंड से, सो इंफीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। एब्डोमिनल को याद रखो स्टोमक से और लिवर से। तो स्टोमक मतलब गैस्ट्रिक, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और वेन मतलब पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मतलब लिवर से रिलेटेड है। और एक ये भी याद रखना, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अगर ना भी होती है तो दो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक तुम्हें थोरेसिक पार्ट का याद रखना पड़ेगा, ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ थोरेसिक अओर्टा, ठीक है। और अजाइगस और हेमियाजाइगस वेन, ये याद रखना होगा। यहाँ पे होता है तुम्हारा कंप्लीट ईसोफेगस। आया समझ में? चलो, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया तुम्हारा ईसोफेगस। पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए, ब्लड सप्लाई भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पिक करेंगे? तुम्हारा न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। भाई इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 1 2 3 4 कितने भी स्टार दे दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब तुम आगे पढ़ोगे ना, स्टोमक तुम्हारा यहाँ पे लोकेटेड होता है, वो तुम्हारे यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो तुम्हें जब तक 9 पार्ट्स नहीं पढ़ोगे तो लोकेशन तुम्हें ऑर्गन्स की पता ही नहीं चलेगी। तो ये बहुत जरूरी है और आता भी है।
ठीक है। उसके बाद फिर स्टमक, देन लिवर, पैनक्रियास, इस तरीके से हम अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है। होपफुली तुम लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत लग रही है फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर भाई लोग मैंने तुम्हें नंबर भी दे रखा है अपना, ठीक है, ये रहा, है ना। मैं तुम लोगों को ये नंबर भी दिया हुआ है कि तुम इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगे तो कॉल भी कर सकते हो। जब मेरे को टाइम लगेगा मैं तुम्हें बैक कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, ठीक है, बाय बाय।